सुन लो यूपीएससी पर। नमस्कार। आज के अखबारों में मतलब द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सरकारी वेबसाइट्स हो, जो भी जरूरी बातें हैं यूपीएससी के लिहाज से वो सब हम लेकर आए हैं। जी हाँ, कोशिश ये रहती है कि कॉम्प्रहेंसिव कवरेज हो। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है वो एनालिसिस देना जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपके काम आए, आसान भाषा में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल, चलिए आज की पहली और शायद सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2.0 ये काफी चर्चा में है। हाँ, ये आज से ही शुरू हुआ है। 4 नवंबर से ईसीआई ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घर घर जाकर गणना मतलब हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का काम शुरू कर दिया है। अच्छा, आज से ही? और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा पूरे 1 महीने 4 दिसंबर तक और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। लगभग 51 करोड़ वोटर्स को कवर करना है। 51 करोड़? 51 करोड़। ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, ये जो SIR है, ये सामान्य स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR से अलग कैसे है? दोनों में रिवीजन तो होता ही है ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एसएसआर जो है वो एक सालाना प्रक्रिया है, हर साल होती है। हाँ, जैसे नए वोटर्स जुड़ते हैं 18 साल वाले। बिल्कुल, उसमें मौजूदा वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। जैसे नए 18 साल के युवाओं को जोड़ना या फिर जो वोटर्स नहीं रहे मतलब मृत हो गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनको हटाना। रूटीन काम है। हाँ, रूटीन अपडेट है। लेकिन एसआईआर जो आखिरी बार 2002-2004 में हुआ था, काफी पहले। ओ, 20 साल से ज्यादा हो गए? जी, ये एक डी नोवो एक्सरसाइज है। डी नोवो यानी नए सिरे से। इसमें पूरी इलेक्टोरल रोल, पूरी वोटर लिस्ट नए सिरे से बनाई जाती है। पूरी लिस्ट? मतलब मौजूदा वोटर्स को भी फिर से वेरीफाई कराना होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें मौजूदा वोटर समेत सभी को अपनी एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता और अपनी प्रेजेंस यानी उपस्थिति कंफर्म करनी होती। ये सिर्फ अपडेट नहीं है, ये पूरी तरह से नई लिस्ट बनाना है। तो ये तो काफी बड़ा काम हुआ। ईसीआई को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई अचानक, मतलब 20 साल बाद? ईसीआई का तर्क ये है कि इतने सालों में खासकर माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से। लोग शहरों में आ रहे हैं, जगह बदल रहे हैं। बिल्कुल, और मृत वोटर्स के नाम कई बार हट नहीं पाते हैं या कुछ इनएलिजिबल लोग मतलब जो वोट देने के योग्य नहीं हैं, उनके नाम लिस्ट में आ जाते हैं। इन सब कारणों से वोटर लिस्ट में काफी त्रुटियां मतलब एरर्स आ गई हैं। अच्छा। और ईसीआई का मानना है कि ये त्रुटियां इतनी ज्यादा हैं कि रूटीन एसएसआर से ठीक नहीं हो पा रही हैं। इसलिए एक एरर फ्री रोल बनाने के लिए, एकदम साफ सुथरी लिस्ट बनाने के लिए आईएसआर जरूरी हो गया है। समझ गया। लेकिन इस पर तो विवाद भी खड़ा हो गया है ना? मैंने पढ़ा कि तमिलनाडु की डीएमके पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हाँ, बिल्कुल। विवाद काफी गंभीर है। डीएमके ने इसे असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और वो इससे डी फैक्टो एनआरसी कह रहे हैं। हाँ, उनका यही कहना है, डी फैक्टो एनआरसी यानी वास्तविक एनआरसी। उनका आरोप है कि ये 2026 में जो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनसे ठीक पहले विपक्षी वोटर्स और खासकर अल्पसंख्यकों को डिसएनफ्रेंचाइज करने यानी मताधिकार से वंचित करने की एक कोशिश है। ये उनका आरोप है। तो ये मामला अब ईसीआई की शक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच फंस गया लगता है। इसमें कानूनी पहलू क्या है? ईसीआई की शक्तियां कहां से आती हैं? हाँ, ये लीगल टसल काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ईसीआई अपनी शक्ति मुख्य रूप से लेता है संविधान के आर्टिकल 324 से। 324 आर्टिकल 324। हाँ, ये आर्टिकल ईसीआई को चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी भी शामिल है, मतलब सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ठीक है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी आरपी एक्ट 1950। आरपी एक्ट 1950। इसके सेक्शंस 21, 22, 23 और 24, ये सेक्शंस भी ईसीआई को वोटर लिस्ट को रिवाइज करने मतलब उसमें बदलाव करने का अधिकार देते हैं। तो ईसीआई के पास कानूनी अधिकार तो है? हाँ, अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ है नागरिकों का मौलिक अधिकार। संविधान का आर्टिकल 326 आर्टिकल 326। ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। तो आलोचकों का जैसे डीएमके का तर्क ये है कि एसआईआर जो है वो मौजूदा वेरीफाइड नागरिकों पर, जिनका नाम पहले से लिस्ट में है, उन पर अपनी नागरिकता या उपस्थिति साबित करने का बोझ डाल रहा है। अच्छा, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ नागरिक पर आ गया। हाँ,
उनका कहना है कि ये बोझ नागरिक पर डालना आर्टिकल 326 का उल्लंघन है, क्योंकि मताधिकार एक गारंटीड अधिकार है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार। ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। अच्छा, बिहार में हुए पायलट प्रोजेक्ट का भी जिक्र सुना था। उसका क्या नतीजा रहा था? क्या उससे कुछ सीखा गया? हाँ, बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था SIR का, और उसके नतीजे थोड़े चिंताजनक थे। उसमें लगभग 65 लाख, मतलब 65.2 लाख नाम हटाए गए थे। 65.5 लाख? जी, और एक और चिंताजनक बात ये थी कि इलेक्टोरल रोल के जेंडर रेशो में गिरावट आई थी। जेंडर रेशो में गिरावट? मतलब महिलाओं के नाम पुरुषों की तुलना में ज्यादा कटे। इससे ये चिंता बढ़ी कि कहीं ये प्रक्रिया महिलाओं को डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सक्लूड तो नहीं कर रही, उनका असंतुलित बहिष्कार तो नहीं हो रहा। ये तो गंभीर बात है। हाँ, इसी विवाद के बाद ECI ने SIR 2.0 के लिए प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। ये महत्वपूर्ण है। क्या बदला? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब जो एनिमरेशन फेज है, मतलब जो घर घर जाके गणना हो रही है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, इस दौरान BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स मतदाताओं से कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे तो फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन बाद के चरणों में होगा, अगर जरूरत पड़ी। ECI का कहना है कि दस्तावेजों की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी अगर किसी का नाम 2002-2004 के रोल से लिंक नहीं हो पाता है। मतलब अगर कोई नया वोटर है या जिसका पिछला रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, बाकी मौजूदा वोटर से अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो ये 12 राज्य और यूटीज कौन-कौन से हैं जहां ये SIR 2.0 हो रहा है, और पूरी प्रक्रिया का टाइमलाइन क्या है? हाँ, ये राज्य और यूटीज हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ओके, काफी फैले हुए हैं देश भर में। जी, और टाइमलाइन की बात करें तो एनुमरेशन यानी गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, फिर ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होगा 9 दिसंबर को। ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को। हाँ, उसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए समय दिया जाएगा 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक। लगभग 1 महीना क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए। जी, और फिर इन सबको निपटाने के बाद फाइनल रोल पब्लिश होगी 7 फरवरी 2026 को, 7 फरवरी 2026, और इसके लिए क्वालिफाइंग डेट है 1 जनवरी 2026। मतलब जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल हो रही है, वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेंस के नजरिए से देखें तो इसमें कई मुद्दे उभरते हैं। ECI की भूमिका, उसकी स्वायत्तता, फेडरलिज्म का मुद्दा क्योंकि राज्य सरकारें चैलेंज कर रही हैं, और खासकर वल्नरेबल सेक्शंस, मतलब कमजोर वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सही, ये सारे आयाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रशासनिक चुनौती है, 51 करोड़ वोटर्स को सिर्फ 30 दिन में वेरीफाई करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हाँ, बहुत बड़ा। फिर सामाजिक चिंता है, जो प्रवासी मजदूर हैं, किराएदार हैं, बेघर लोग हैं, आदिवासी समुदाय हैं, महिलाएं हैं, इनके एक्सक्लूजन का रिस्क ज्यादा होता है ऐसी प्रक्रियाओं में। सही बात है। और फिर कानूनी सवाल तो है ही, ECI की शक्ति बनाम नागरिकों के मौलिक अधिकार। एक और बात जो विश्लेषक कह रहे हैं वो ये कि ECI का फोकस पारंपरिक रूप से इंक्लूजन फोकस्ड रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने पर। जी। लेकिन ये SIR की प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन फोकस लगती है, मतलब नाम हटाने पर ज्यादा ध्यान है। ये चिंताजनक बात है। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? सुझाव कई हैं। सबसे पहला, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं उनकी बूथ वाइज लिस्ट कारण सहित प्रकाशित होनी चाहिए। कारण बताना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, खासकर इस नियम पर कि अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अपफ्रंट। लोगों को यह पता होना चाहिए। हाँ, वरना लोग घबरा सकते हैं। सही कहा। तीसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का बोझ ECI पर रहना चाहिए, नागरिक पर नहीं। अगर किसी का नाम कट रहा है तो ECI को साबित करना चाहिए कि क्यों कट रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में BLOs जो जमीनी स्तर पर ये काम कर रहे हैं, उनकी बेहतर ट्रेनिंग, उनको सही मुआवजा और उनका ठीक से सुपरविजन होना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया की सफलता उन्हीं पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ये तो हुई पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात। चलिए अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ खबरों पर आते हैं। पहली खबर रुपए की मजबूती को लेकर है, कुछ राहत की बात। हाँ, कह सकते हैं। आज शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत हुआ और 88.56 पर पहुंच गया, 88.56। अच्छा, 88.56। ये पिछले बंद से बेहतर। हाँ, पिछला बंद 88.77 था, जो अपने सर्वकालिक निचले स्तर, मतलब ऑल टाइम लो के काफी करीब था। तो थोड़ी मजबूती आई है,
पर ये भारत के मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम का सामान्य उतार चढ़ाव। मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम मतलब आरबीआई जरूरत पड़ने पर दखल देता है। जी हाँ, आरबीआई सीधे तौर पर रेट तय नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने पर वो बाजार में हस्तक्षेप करके रुपए को स्थिर रखने की कोशिश करता है। एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना उपयोगी है कि अभी रुपया लगभग 88-89 प्रति डॉलर के स्तर पर चल रहा है। ठीक है। और दूसरी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी है। एमएसपी पर अतिरिक्त भुगतान का वादा। ये सिर्फ चुनावी वादा है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है यूपीएससी के लिहाज से? नहीं, इसका गहरा अर्थ है। ये GS3 इकोनॉमी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जहां हम एमएसपी, पीडीएस, फार्म सब्सिडीज पढ़ते हैं, और GS2 पॉलिटी में जो फ्रीबीज वाली बहस चलती है उससे भी जुड़ता है। अच्छा, कैसे? खबर यह है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो वो धान और गेहूं पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी के ऊपर अतिरिक्त भुगतान करेंगे। एमएसपी के ऊपर बोनस? हाँ, एक तरह का बोनस। अब इसका विश्लेषण करें तो ये राज्य स्तर पर कंपेटिटिव वेलफेयरिज्म यानी प्रतिस्पर्धी लोक कल्याण या फिर कंपेटिटिव पॉपुलिज्म का उदाहरण है। कंपेटिटिव पॉपुलिज्म मतलब एक पार्टी वादा कर रही है तो दूसरी भी करेगी? हाँ, और राज्य पार्टियां अब शायद केंद्र द्वारा तय एमएसपी को एक फ्लोर प्राइस मतलब न्यूनतम आधार मूल्य मान रही हैं और उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। इससे एक और संकेत मिलता है कि शायद मौजूदा एमएसपी या फिर एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद को किसानों की समस्याओं के लिए अपर्याप्त माना जा रहा है। इसीलिए पार्टियां अतिरिक्त भुगतान का वादा कर रही हैं। लेकिन इसके वित्तीय प्रभाव, फिस्कल इम्प्लीकेशंस भी तो होंगे, खासकर बिहार जैसे राज्य पर जिसका बजट पहले से ही काफी टाइट रहता है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है। राज्य के खजाने पर इसका बड़ा बोझ पड़ सकता है और ये बाजार की कीमतों को भी बिगाड़ सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर क्या असर होगा? हाँ, वो भी एक चिंता है। अगर ये बोनस सिर्फ धान और गेहूं पर ही दिया जाता है तो किसान दूसरी फसलें उगाने के लिए हतोत्साहित हो सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण, जो कि आज की जरूरत है, उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो ये सीधे सीधे किसान वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है? लगता तो यही है। तो निष्कर्ष ये है कि ऐसे वादे किसानों की तात्कालिक आय की चिंता तो शायद कुछ हद तक दूर कर दें, लेकिन कृषि क्षेत्र की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रोक्योरमेंट सिस्टम में सुधार, मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाना और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने जैसे सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। सिर्फ कीमत आधारित उपाय जो वित्तीय रूप से अस्थिर हो सकते हैं, वो शायद काफी ना हो। सही कहा। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ते हैं और यहाँ भारत कनाडा रिश्तों पर एक काफी चिंताजनक खबर है जिसका असर खासकर भारतीय छात्रों पर पड़ रहा है। बिल्कुल, ये खबर काफी परेशान करने वाली है। कनाडा का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, IRCC, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, उसके अगस्त 2025 के आंकड़े आए हैं। अगस्त 2025 के आंकड़े? हाँ, और इनसे पता चलता है कि भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट एप्लीकेशंस की रिजेक्शन रेट मतलब आवेदन खारिज होने की दर बढ़कर 74% हो गई है। 74%। 74%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये पहले कितनी थी? यही तुलना चौंकाने वाली है। अगस्त 2023 में मतलब सिर्फ 2 साल पहले ये सिर्फ 32% थी। 32%। 32 से सीधे 74%, दुगने से भी ज्यादा। क्या ये दूसरे देशों के छात्रों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं, और यही सबसे चिंता की बात है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, मतलब असंतुलित है। भारतीय छात्रों के साथ ज्यादा सख्ती दिख रही है। अच्छा, दूसरे देशों का क्या हाल है? इसी अवधि में अगस्त 2025 में चीन के छात्रों की रिजेक्शन रेट सिर्फ 24% थी। 24%। भारत 74%, चीन सिर्फ 24%। हाँ, और ग्लोबल एवरेज मतलब दुनिया भर के छात्रों का औसत रिजेक्शन रेट लगभग 40% है। 40%। तो भारत का 74% औसत से बहुत ज्यादा है। ये तो साफ तौर पर भेदभाव जैसा लग रहा है। और क्या भारतीय छात्रों के आवेदन कम भी हुए हैं? हाँ, बहुत ज्यादा कमी आई है। अगस्त 2023 में जहां लगभग 20,900 भारतीय छात्रों ने अप्लाई किया था, वहीं अगस्त 2025 में ये संख्या गिरकर सिर्फ 4,515 रह गई। 4,515। इतनी बड़ी गिरावट। कनाडा सरकार इसका क्या कारण बता रही है आधिकारिक तौर पे? आधिकारिक तौर पे 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, 2025 की शुरुआत में कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर एक नेशनल कैप लगाया था, मतलब एक सीमा तय की थी संख्या कम करने के लिए। अच्छा, वो ओवरऑल संख्या कम कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा कारण वो बता रहे हैं वीजा फ्रॉड पर क्रैकडाउन, मतलब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वीजा लेने की कोशिशों पर सख्ती। उनका कहना है कि 2023 में लगभग 1,550 और 2024 में 14,000 से ज्यादा फर्जी दस्तावेज पकड़े गए,
जिनमें से ज्यादातर भारत से थे। 14,000? ये तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन क्या ये दो कारण, नेशनल कैप और वीजा फ्रॉड, इस भारी अंतर को समझाते हैं? मतलब भारत के लिए 74% और चीन के लिए 24%? ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि ये कारण इस भारी अंतर को पूरी तरह से नहीं समझाते। ये जो डिस्पैरिटी है, असमानता है, ये इशारा करती है कि शायद भारतीय आवेदनों की ज्यादा सघन जांच हो रही है, हाइटेंड स्क्रूटनी हो रही है। मतलब शक की निगाह से देखा जा रहा है। कुछ ऐसा ही लगता है। और इसका सीधा संबंध 2023 में जो हरदीप सिंह निज्जर मामले के बाद भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बिगड़े थे, उससे जोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो ये डिप्लोमेटिक तनाव का असर अब जमीनी स्तर पर, कॉन्स्युलर लेवल पर दिख रहा है। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। भले ही दोनों देशों के नेता और अधिकारी आधिकारिक तौर पर कह रहे हों कि हम संबंध सुधारने, मेंडिंग टायर्स की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत, खासकर छात्रों के वीजा के मामले में, कुछ और ही कहानी कह रही है। इसका कनाडा पर क्या असर पड़ रहा होगा? भारत तो उनका सबसे बड़ा सोर्स रहा है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का। बिल्कुल। भारत कई सालों से कनाडा के लिए सबसे बड़ा स्रोत रहा है। तो ये कनाडा के लिए एक तरह से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इकोनॉमिक वूंड है, मतलब खुद को पहुंचाया गया आर्थिक घाव। आर्थिक घाव कैसे? देखिए, कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा दी जाने वाली भारी फीस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब भारतीय छात्र नहीं आ रहे तो उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। कोई उदाहरण है? हाँ, कई यूनिवर्सिटीज ने रिपोर्ट किया है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने बताया है कि उनके यहाँ भारतीय छात्रों के एडमिशन में 2/3 गिरावट आई है, 2/3। कॉन्टलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी केपीयू लगभग 60% गिरावट का अनुमान लगा रही है। मेमोरियल यूनिवर्सिटी ने तो $6 मिलियन का रेवेन्यू लॉस रिपोर्ट किया है। $6 मिलियन का नुकसान। तो कनाडा का जो सफल स्टडी वर्क स्टे मॉडल था, वो अब खतरे में है? हाँ, बिल्कुल। वो मॉडल इसी बात पर टिका था कि छात्रों पढ़ने आएं, फिर काम करें और वहीं बस जाएं। अब जब छात्र ही नहीं आएंगे तो ये मॉडल कैसे चलेगा? और भारत और भारतीय छात्रों के लिए इसके क्या मायने? उनके भविष्य का क्या? छात्रों के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। भारी अनिश्चितता है। जिन लोगों ने अप्लाई किया था, पैसे खर्च किए थे, उनका नुकसान हुआ है। भविष्य की योजनाएं बदलनी पड़ रही हैं। हाँ, बहुत से छात्र अपना भविष्य कनाडा में देखते थे। ये भी इसके मायने हैं। एक तो हमारी सॉफ्ट पावर को झटका लगता है, क्योंकि विदेशों में पढ़ रहे सफल छात्र हमारी सॉफ्ट पावर का एक अहम जरिया होते हैं। दूसरे, पीपल टू पीपल टाइज, यानी लोगों के बीच जो संबंध बनते हैं वो कमजोर होते हैं। सही बात है। तो आगे क्या किया जाना चाहिए? भारत सरकार क्या कर सकती है? देखिए, भारत को मजबूत कंसुलेट डिप्लोमेसी करने की जरूरत है। कनाडा सरकार पर दबाव बनाना होगा कि भारतीय छात्रों के आवेदनों की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें इस राजनीतिक विवाद से अलग रखा जाए। डिप्लोमेसी के जरिए। हाँ, साथ ही भारत को अपने घरेलू स्तर पर भी काम करना होगा। जो फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियां हैं, जो छात्रों को गलत दस्तावेज बनवाने में मदद करती हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। हाँ, ये वीजा फ्रॉड वाला मामला भी गंभीर है। बिल्कुल। और एक और नजरिए से देखें तो यह भारत के लिए एक अवसर भी है कि वो अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम को और मजबूत करें। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP के तहत जो उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की बात है, उसे तेज किया जाए ताकि हमारे छात्र यहीं अच्छी शिक्षा पा सकें। ये एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। चलिए, अब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, बाघ संरक्षण, टाइगर कंजर्वेशन पर एक नई सोच को लेकर। जी हाँ, द हिंदू में आज एक संपादकीय आया है जिसने यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक नई नीति का विश्लेषण किया है। ये नीति बाघ संरक्षण को एक नए नजरिए से देखती है। नया नजरिया? क्या है वो? ये नीति बाघ संरक्षण को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध के रूप में देखती है और जो पारंपरिक फोर्ट्रेस कंजर्वेशन यानी किला संरक्षण मॉडल है, उससे दूर जाने की बात करती है। फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल, ये क्या है? ये वो पुराना मॉडल है जिस पर हमारा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से आधारित रहा है। इसका मानना है कि वन्यजीवों, खासकर बाघों को बचाने के लिए इंसानों से मुक्त इनवायलेट कोर जोन्स बनाने जरूरी हैं। मतलब ऐसे इलाके जहां इंसान न जा सके। हाँ, जिन्हें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH कहते हैं। और इन CTHs को बनाने के लिए अक्सर वहां बसे हुए गांवों का वॉलंटरी रिलोकेशन यानी स्वैच्छिक पुनर्स्थापन किया जाता रहा है। मतलब लोगों को वहां से हटाकर कहीं और बसाना।
ठीक है, तो ये तो पारंपरिक तरीका हुआ। अब नई नीति क्या कहती है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला मॉडल क्या है? ये नई नीति फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 को प्राथमिकता देती है, उसे सबसे ऊपर रखती है। FRA 2006। हाँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि जब तक FRA के तहत वन निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने और उनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें उनके आवासों से रीलोकेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब पहले अधिकार तय होंगे, फिर हटाने की बात होगी अगर जरूरत हुई तो। बिल्कुल, ये नीति वन निवासी समुदायों को ट्रेसपासेस यानी अतिक्रमणकारी नहीं मानती, बल्कि उन्हें स्टेक होल्डर्स यानी हितधारक मानती है। संरक्षण में उनकी भूमिका को स्वीकार करती है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। हाँ, और खास बात यह है कि ये नई नीति नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2014 के एक निर्देश को सीधे तौर पर पलट देती है। NTCA का 2014 का निर्देश वो क्या था? NTCA, जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसने 2014 में एक निर्देश जारी किया था जिसमें बाघ अभयारण्यों से गांवों को बड़े पैमाने पर और तेजी से हटाने की बात कही गई थी, फोर्ट्रेस मॉडल को मजबूत करने के लिए। तो अब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रही है कि ऐसा नहीं होगा जब तक FRA प्रक्रिया पूरी ना हो। जी हाँ, तो ये एक तरह से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जिसके तहत NTCA आता है, के बीच एक टर्फ वॉर जैसा भी दिख रहा है कि किसका अधिकार चलेगा वन क्षेत्रों में। इसमें FRA का रोल तो समझ आया, क्या इसमें कोई नया कानूनी पहलू भी जुड़ा है? आपने SC/ST एक्ट का जिक्र किया था। हाँ, ये एक और बहुत शक्तिशाली प्रावधान है इस नई नीति में। इसमें कहा गया है कि अगर FRA प्रक्रिया पूरी किए बिना और ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी आदिवासी या पारंपरिक वन निवासी को उसकी जमीन से हटाया जाता है, यानी अनलॉफुल इविक्शन या गैर कानूनी बेदखली की जाती है, हाँ। तो इसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध माना जा सकता है। ओह, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। जी हाँ, ये समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। क्योंकि SC/ST एक्ट एक बहुत सख्त कानून है, तो इस नई नीति के क्या प्रभाव हो सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में देखें तो राज्य के वन विभागों में थोड़ा भ्रम, कंफ्यूजन हो सकता है कि किस निर्देश को माने, NTCA वाले को या ट्राइबल मिनिस्ट्री वाले को। हाँ, क्लैरिटी चाहिए होगी। मीडियम टर्म में जो पारंपरिक कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब जो लोग फोर्ट्रेस मॉडल के हिमायती रहे हैं, उनकी तरफ से प्रतिरोध, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये नीति सही ढंग से लागू होती है तो ये भारतीय संरक्षण के परिदृश्य को बदल सकती है। ये एक ऐसा मॉडल बना सकती है जो सोशली लेजिटिमेट यानी सामाजिक रूप से वैध हो और रिजिलियंट यानी लचीला हो। एक ऐसा मॉडल जो मानवाधिकारों और वन्यजीव संरक्षण दोनों के बीच संतुलन बनाए। ये तो वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है कंजर्वेशन में। अच्छा, दूसरा पर्यावरण मुद्दा नेचर कनेक्टेडनेस इंडेक्स से जुड़ा है। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी काफी दिलचस्प है। इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय ने एम्बियो नाम के एक साइंटिफिक जर्नल में छपी एक रिसर्च का विश्लेषण किया है। एम्बियो जर्नल? जी, इस रिसर्च में 61 देशों के लगभग 57,000 लोगों 56,968 का सर्वे किया गया और ये मापा गया कि उनका प्रकृति से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जुड़ाव कितना है, मतलब वो नेचर से कितना कनेक्टेड महसूस करते हैं। नेचर कनेक्टेडनेस इंडेक्स, इसमें भारत कहाँ है और टॉप पर कौन है? रैंक 1 पर है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल? अच्छा। हाँ, इंडिया की रैंक है 22nd, जो कि मध्य के ऊपरी हिस्से में है, मतलब ठीक ठाक है। टॉप 25 में? ठीक है। और सबसे नीचे कौन से देश हैं? सबसे नीचे ज्यादातर विकसित पश्चिमी देश हैं, जैसे UK 55th पर, जर्मनी, कनाडा, जापान भी काफी नीचे हैं, और सबसे आखिरी पायदान पर 61st रैंक पर है स्पेन। ये तो काफी चौंकाने वाला है। जिन देशों में मजबूत ग्रीन पार्टीज हैं, पर्यावरण आंदोलन हैं, जैसे जर्मनी, कनाडा, UK, वहां के लोग प्रकृति से कम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, ये रिसर्च पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। रिसर्च में एक और दिलचस्प बात सामने आई। क्या? ये पाया गया कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और रिलीजियस फेथ यानी धार्मिक आस्था प्रकृति के साथ गहरे संबंध का सबसे मजबूत प्रिडिक्टर मतलब भविष्यवक्ता है। अच्छा, मतलब धर्म और आध्यात्मिकता लोगों को प्रकृति से जोड़ते हैं। हाँ, इस रिसर्च के अनुसार तो यही लगता है, और यही शायद नेपाल, ईरान, इंडिया जैसे देशों की रिलेटिवली ऊंची रैंकिंग को समझाता है। भारत के लिए रिसर्च की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शायद चिंताजनक खोज ये है कि वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB इंडेक्स है, उसमें जिस देश की रैंक जितनी ऊंची है, वहां के लोगों का प्रकृति से जुड़ाव उतना ही कम पाया गया है।
मतलब एक इनवर्स कोरिलेशन, एक विपरीत संबंध है। ओ, मतलब ईओडीबी रैंकिंग बढ़ाने पर हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से हमारे जुड़ाव को कमजोर कर रहा है। संपादकीय इसी चिंता की ओर इशारा करता है कि भारत का जो मौजूदा विकास मॉडल है, जो ईओडीबी रैंकिंग सुधारने पर बहुत ज्यादा केंद्रित है, वो शायद उसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को कमजोर कर रहा है जिसने हमें इस इंडेक्स में 22वीं रैंक दिलाई है। तो चुनौती क्या है? जो दोनों को साथ लेकर चलें। संपादकीय का सार यही है कि नीतियां बनाने से पहले उन लोगों से बात करें, उन्हें सुनें जो असल में प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति को समझते हैं। बिल्कुल सही। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आज इसमें कोई खास बड़ी खबर है? आज साइंस एंड टेक में कोई अलग से बहुत बड़ी खबर तो नहीं है। हाँ, आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी FAT का जिक्र है, लेकिन वो पेंशन वाली खबर से जुड़ा है तो हम उसे सोशल इश्यूज सेक्शन में ही कवर करेंगे। वो वहां ज्यादा प्रासंगिक है। ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा? आंतरिक सुरक्षा से भी आज कोई खास ऐसी वेरीफाइबल खबर नहीं है जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें। तो चलिए फिर सीधे सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर यानी सामाजिक मुद्दे और कल्याण पर आते हैं। यहाँ पेंशन भोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल पर बात करनी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC कैंपेन 4.0 और फेस ऑथेंटिकेशन। जी, ये काफी महत्वपूर्ण पहल है, खासकर हमारे बुजुर्ग नागरिकों के लिए। ये अभियान डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर DOPWA चला रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। पूरे नवंबर महीने? हाँ, और आज 4 नवंबर को अहमदाबाद के पालडी में टैगोर हॉल में एक मेगा कैंप भी आयोजित किया जा रहा है, जहां DOPWA के सचिव खुद मौजूद रहेंगे। अच्छा, मेगा कैंप। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है पेंशनरों को अपना सालाना जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC जमा करने में मदद करना, और खासतौर पर आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी FAT को बढ़ावा देना। ये DLC और फैट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्या होता था? देखिए, पहले सभी सरकारी पेंशनरों को हर साल नवंबर के महीने में अपनी पेंशन देने वाली एजेंसी जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ये साबित करना पड़ता था कि वो जीवित हैं। हाँ, मतलब खुद जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। जी, अब ये प्रक्रिया उन बुजुर्गों के लिए जो बीमार हैं या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल थी। काफी कष्टदायक थी। सही बात है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए 2014 में जीवन प्रमाण योजना आई। इसने आधार बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का इस्तेमाल करके DLC बनाने की सुविधा दी। मतलब अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपना अंगूठा लगाकर सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते थे। ये तो काफी सुधार था। हाँ, बड़ा सुधार था। लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी। जैसे उम्र के साथ कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट घिस जाते हैं तो वो स्कैन नहीं हो पाते, और इसके लिए खास बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होती थी जो हर किसी के पास नहीं होती। तो FAT इसका समाधान है, फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कैसे काम करती है? हाँ, FAT इसका एक बहुत ही बढ़िया समाधान है। इसे UIDAI और MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर विकसित किया है। UIDAI और MIT ने? जी, ये तकनीक किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कैमरे का इस्तेमाल करती है। पेंशनर को बस अपने फोन के कैमरे से अपना चेहरा स्कैन करना होता है। अपने ही फोन से? हाँ, ऐप के जरिए चेहरा स्कैन होता है और वो ऐप आपके चेहरे को आपके आधार डेटाबेस में मौजूद फोटो से मिलाकर ऑथेंटिकेट कर देती है, पहचान लेती है, और तुरंत आपका DLC जनरेट हो जाता है। कमाल है। इसके लिए किसी अलग डिवाइस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन चाहिए और 2 ऐप्स, आधार फेस ID और जीवन प्रमाण ऐप। ये बहुत बड़ी सुविधा है। ये तकनीक तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे देश में सभी पेंशनर्स टेक सेवी नहीं होते। बहुत से बुजुर्ग स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे। उन तक ये सुविधा कैसे पहुंच रही है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और यहीं पर सरकार का फिजिटल मॉडल काम आता है। फिजिकल प्लस डिजिटल इज इक्वल टू फिजिटल। फिजिटल मॉडल, ये क्या है? सरकार ने इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के साथ साझेदारी की है। IPPB का नेटवर्क बहुत बड़ा है, लगभग 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस हैं और 3 लाख से ज्यादा डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक हैं। हाँ, पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क तो गांव-गांव तक है। बिल्कुल। तो ये जो डाकिये और ग्रामीण सेवक हैं, ये अपने साथ एक डिजिटल डिवाइस लेकर चलते हैं जिसमें ये फेस ऑथेंटिकेशन वाली सुविधा होती है। अच्छा। वो एक मामूली शुल्क पर पेंशनर के घर जाकर उनके दरवाजे पर ही उनका चेहरा स्कैन करके DLC बनाने की सेवा देते हैं। इसे डोर स्टेप सर्विस कहते हैं। घर बैठे सुविधा, ये तो कमाल का संगम है, टेक्नोलॉजी और मानवीय स्पर्श, डाकिये का नेटवर्क। जी हाँ, ये तकनीक और मानवीय नेटवर्क का बेहतरीन संगम है जो डिजिटल डिवाइड यानी
तकनीक तक पहुंच की खाई को उपाड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन तक भी ये सुविधा पहुंचे। इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। पेंशनरों के लिए ईज ऑफ लिविंग, उनके सम्मान की रक्षा और समय पर पेंशन मिलना सुनिश्चित होता है। हाँ, बिल्कुल। ये G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं के लिए एक बहुत ही सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है। क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? हाँ, कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। जैसे कुछ लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है सुविधा के बारे में। दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है, या कभी-कभी चेहरे की पहचान में तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं, खासकर अगर रोशनी कम हो या चेहरा बहुत बदल गया हो। तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि एक तो IPPB वाले मॉडल का और विस्तार किया जाए, और हो सके तो उस पे लगने वाले शुल्क को सरकार सब्सिडी देकर कम करे या खत्म करे। दूसरा, जो ऐप्स हैं, आधार फेस ID और जीवन प्रमाण, उन्हें और सरल बनाया जाए। शायद दोनों को मिलाकर एक ही ऐप बना देना चाहिए। हाँ, 2 ऐप रखना कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरा, क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता अभियान को और तेज करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनरों को इसके बारे में पता चले और वो इसका लाभ उठा सकें। सही है। चलिए अब कल्चर एंड हेरिटेज सेक्शन में चलते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी का जिक्र है। ये क्या त्योहार है? हाँ, आज 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जा रही है। इसे हरि हर मिलन भी कहते हैं। हरि हर मिलन? हाँ, मतलब? हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान शिव। तो ये भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रतीकात्मक मिलन का त्योहार है। ये उनकी अद्वैतता, मतलब उनके एक होने के भाव और उनके आपसी सम्मान को दर्शाता है। अच्छा, विष्णु और शिव का मिलन। हाँ। ये कब मनाया जाता है? ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं, उससे ठीक एक दिन पहले। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, इसमें कोई खास रस्म होती है? हाँ, इसमें एक बहुत ही अनोखी और सुंदर रस्म होती है। इस दिन भगवान विष्णु को बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, जो आमतौर पर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। विष्णु जी को बेलपत्र? हाँ, और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, जो आमतौर पर भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। शिव जी को तुलसी? ये तो वाकई अदला बदली है। जी, ये इसी बात का प्रतीक है कि दोनों एक ही हैं और एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। ये शैव और वैष्णव समुदायों के बीच सौहार्द का भी प्रतीक है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं एथिक्स लिंकेजेस पर, जो आज की खबरों से जुड़े हैं और GS पेपर 4 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला केस झारखंड से है, जो काफी दुखद है। हाँ, ये बेहद दुखद और गंभीर मामला है। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक संपादकीय है जिसका शीर्षक है व्हेन ट्रांसफ्यूजन्स किल, जब खून चढ़ाना जानलेवा बन जाए। क्या हुआ है वहाँ? इसके अनुसार झारखंड में कई थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को, जिन्हें नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, एक सरकारी अस्पताल में खून चढ़ाने के बाद HIV पॉजिटिव पाया गया। ओह, ये कैसे हुआ? जांच में पता चला कि जिस ब्लड बैंक से ये खून आया था, वो 2023 से बिना लाइसेंस के चल रहा था। बिना लाइसेंस के सरकारी सिस्टम में? जी हाँ, और ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं लगता, बल्कि संभावित कदाचार, मैलफीजेंस का मामला। ऐसा लगता है कि जो अनिवार्य टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं खून के लिए, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, C की टेस्टिंग, एलाइजा टेस्ट वगैरह, उन्हें नजरअंदाज किया गया। डोनर स्क्रीनिंग भी ठीक से नहीं हुई। ये तो आपराधिक लापरवाही है। इसमें कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं GS 4 के नजरिए से? इसमें कई गंभीर नैतिक मुद्दे शामिल। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, यानी प्रशासनिक लापरवाही। फिर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य की उपेक्षा। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी ये सब देखने की, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। बिल्कुल। फिर लैक ऑफ कॉन्शियंस, यानी अंतरात्मा की कमी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जानते हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही और फिर भी वो खून बच्चों को चढ़ा रहे हैं? चिकित्सा का पहला सिद्धांत है नॉन मैलेफिसेंस, फर्स्ट डू नो हार्म, पहले कोई नुकसान ना पहुंचाओ। यहां उसका सीधा उल्लंघन हुआ है। सही। इससे इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट होता है, यानी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठता है। और सबसे बड़ा मुद्दा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही की कमी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कार्रवाई होगी? ये एक सिस्टमिक फेलियर है, पूरे सिस्टम की विफलता है। इस पर UPSC में केस स्टडी बन सकती है कि अगर आप वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते तो क्या करते। हाँ, बिल्कुल बन सकती है। दूसरा एथिक्स केस श्रीकाकुलम भगदड़ से जुड़ा है। जी, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हाल ही में एक मंदिर में भगदड़ हुई, जिसमें 9 भक्तों की दुखद मौत हो गई। द हिंदू का संपादकीय है डिप्रेसिंग पैटर्न, यानी निराशाजनक ढर्रा। इसमें क्या प्रशासनिक विफलता थी? संपादकीय बताता है कि ये एक निजी मंदिर था, जो रजिस्टर्ड भी नहीं था, अपंजीकृत था। वहां एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा था। अधिकारियों ने इसकी अनुमति कैसे दी? वो भी तब जब वो जगह अभी निर्माणाधीन थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और वहां आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट। एक ही दरवाजा इतने बड़े आयोजन के लिए?
ये तो आपदा को न्योता देना हुआ। बिल्कुल, इसे प्रशासनिक मिलीभगत कहा जा सकता है। एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बाकायदा गाइडलाइंस हैं 2014 की भीड़ प्रबंधन के लिए। नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी में भी सुरक्षा के नियम हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में विफलता दिखी। यहाँ कौन से नैतिक मूल्य दांव पर लगे? यहाँ सबसे बड़ी विफलता है करेज ऑफ कन्विक्शन की, यानी दृढ़ विश्वास के साथ सही काम करने का साहस। शायद अधिकारियों ने धार्मिक आयोजन होने के कारण कानून को सख्ती से लागू करने में हिचकिचाहट दिखाई। इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता की भी कमी दिखती है। ये सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति उदासीनता, एपैथी को दिखाता है। और जीवन की रक्षा करना, जो प्रशासन का एक मुख्य मूल्य है, उस कर्तव्य को निभाने में विफलता है। ये भी एक क्लासिक केस स्टडी बन सकती है कि आप एसपी या डीएम होते तो क्या करते, कैसे रोकते इसे। जरूर, ये दोनों ही मामले प्रशासनिक और नैतिक विफलताओं को उजागर करते हैं। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं आज कौन से स्थान, व्यक्ति और रिपोर्ट समिति खबरों में रहे। प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स इन न्यूज। हाँ, स्थानों की बात करें तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में मंदिर भगदड़ के कारण, पालडी अहमदाबाद गुजरात में डीएलसी मेगा कैंप के कारण, और कैंची धाम उत्तराखंड में जहां राष्ट्रपति जी का दौरा संपन्न हुआ। ठीक है। व्यक्तियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका उत्तराखंड दौरा आज कैंची धाम में समाप्त। एक नाम और चर्चा में है, जोहरान ममदानी। ये भारतीय मूल के हैं और न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में एक प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क मेयर चुनाव। ओके। और एक दुखद खबर है, तारिक भट्ट, जो जम्मू कश्मीर के एक जाने माने पत्रकार थे, उनका निधन हो गया है। ओके। रिपोर्ट और सूचकांक। रिपोर्ट सूचकांक में आज मुख्य रूप से वही है जिसकी हमने चर्चा की, नेचर कनेक्टेडनेस इंडेक्स, जो एम्बियो जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसमें नेपाल नंबर 1 है, भारत 22वें पर और स्पेन 61वें पर है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो आज की खबरों से निकले हैं, संक्षेप में बता दीजिए। डेटा एंड इन्फोग्राफिक्स। जी, सबसे पहले इंडिया कनाडा स्टडी परमिट्स अगस्त 2025 के आंकड़े। भारत की रिजेक्शन रेट 74%, चीन की 24% और वैश्विक औसत लगभग 40% है। भारतीय आवेदकों की संख्या भी अगस्त 2023 के 20,900 से घटकर अगस्त 2025 में सिर्फ 4,515 रह गई है। बहुत बड़ी गिरावट और अंतर। दूसरा ECI का SIR 2.0, ये 12 राज्यों यूटीज में हो रहा है, लगभग 51 करोड़ वोटर्स को कवर करेगा। मुख्य तिथियां याद रखनी है, इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक और फाइनल रोल 7 फरवरी 2026 को आएगी। ठीक है। और दिल्ली का AQI, रोज की चिंता। हाँ, दिल्ली का AQI आज सुबह 7 बजे समग्र रूप से 309 था, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में जैसे अलीपुर 421, वजीरपुर 403 और पास के गाजियाबाद के लोनी 420 में AQI 400 पार कर गया था, जो सीवियर यानी गंभीर कैटेगरी है। तो हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब बनी हुई है। ये चिंता बनी हुई है। अब आज के संपादकियों से जो मुख्य तथ्य निकले हैं उन्हें एक बार फिर से पॉइंटर्स में बता दीजिए। एडिटोरियल इनसाइट्स। जरूर। पहला, श्रीकाकुलम भगदड़ पर द हिंदू, मुख्य कारण थे निजी और अपंजीकृत मंदिर होना, सिर्फ एक ही प्रवेशानी काज द्वार होना, निर्माणाधीन क्षेत्र का इस्तेमाल करना और एनडीए में दिशा निर्देशों के मौजूद होने के बावजूद लागू न किया जाना। ठीक है। दूसरा, बाघ संरक्षण पर द हिंदू, नई जनजातीय मंत्रालय की नीति सामाजिक अनुबंध वाली, एनटीसीए के 2024 के निर्देश किला मॉडल वाले को पलटती है। ये FRA प्रक्रिया को प्राधान्यता देती है और गैर कानूनी बेदखली को SC/ST एक्ट से जोड़ती है। तीसरा, झारखंड रक्त सुरक्षा पर इंडियन एक्सप्रेस। मुख्य बातें, ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहा था, खून की अनिवार्य टेस्टिंग प्रोटोकॉल में गंभीर खामियां थी, डोनर स्क्रीनिंग में लापरवाही हुई और नैट टेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग जो ज्यादा संवेदनशील होती है, की कमी थी। यह भी बताया गया कि ऐसी ही घटना 2018 में भी हुई थी। मतलब सिस्टम ने सीखा नहीं। ये तो और भी बुरा है। चौथा, दालों के आयात पर इंडियन एक्सप्रेस। सरकार ने पीले मटर, येलो पीज के आयात पर 30% शुल्क लगा दिया है, जो पहले ड्यूटी फ्री था। यह तब किया गया है जब चना और मसूर की बुआई का समय है और हाल ही में दालों की महंगाई कुछ कम हुई है। संपादकीय का तर्क है कि यह नीति में अचानक बदलाव है और जो मूल समस्या है, यानी MSP का चावल और गेहूं के पक्ष में ज्यादा झुकाव होना, उसे हल नहीं करता। पॉलिसी कंसिस्टेंसी का मुद्दा, बिल्कुल। अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स पर। आज की चर्चा से निकले कुछ फटाफट फैक्ट्स जिनका रिवीजन जरूरी है। मैं प्रायोरिटी लेवल भी बताता चलूंगा, हाई, मीडियम, लो। ठीक है। ECI सर 2025 इन्यूमरेशन 4 नवंबर से शुरू हुआ है।
प्रायोरिटी हाई। हाँ, आज से। सार वर्सेस एसएसआर, सार नया रोल बनाता है फ्रॉम स्क्रैच, जबकि एसएसआर मौजूदा को अपडेट करता है। प्रायोरिटी हाई। यंत्र महत्वपूर्ण है। सार का कानूनी आधार आरपी एक्ट 1950 के सेक्शंस 21 से 24। प्रायोरिटी मीडियम। आर्टिकल 324 भी याद रखना है। डीएलसी कैंपेन 4.0, ये डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की पहल है। प्रायोरिटी हाई। जी। फेस ऑथेंटिकेशन फैट, इसे यूआईडीएआई और मेटी ने मिलकर विकसित किया है। प्रायोरिटी हाई। हाँ, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। फैट के लिए जरूरी एप्स आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण। प्रायोरिटी मीडियम। अभी 2 ऐप हैं। डीएलसी डोरस्टेप सर्विस, ये सुविधा आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा दी जा रही है। प्रायोरिटी हाई। फिजिकल मॉडल। इंडिया कनाडा वीजाज, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट की रिजेक्शन रेट अगस्त 2025 में 74% थी। प्रायोरिटी हाई। बहुत ज्यादा। वीजा रिजेक्शन चाइना, उसी दौरान कनाडा से चीन के छात्रों की रिजेक्शन रेट 24% थी। प्रायोरिटी मीडियम। तुलना के लिए महत्वपूर्ण टाइगर पॉलिसी शिफ्ट, नई जनजातीय मंत्रालय नीति नवंबर 2025 ने एनटीसीए के 2024 के निर्देश को पलटा है। प्रायोरिटी हाई। ये बड़ा पॉलिसी चेंज है। नई टाइगर पॉलिसी का कोर पॉइंट एफआरए प्रक्रिया पूरी होने तक रीलोकेशन नहीं। प्रायोरिटी अधिकार पहले। नेचर कनेक्टेडनेस इंडेक्स एम्बियो जर्नल में प्रकाशित। प्रायोरिटी मीडियम। याद रखना है, नेचर कनेक्टेडनेस रैंक्स फर्स्ट नेपाल, 22nd इंडिया, 61st स्पेन। प्रायोरिटी मीडियम। टॉप और बॉटम और भारत की रैंक। ईओडीबी वीएस नेचर, हाई ईओडीबी रैंक और नेचर कनेक्शन में नेगेटिव कोरिलेशन पाया गया। प्रायोरिटी मीडियम। विकास मॉडल पर सवाल। वैकुंठ चतुर्दशी। हरिहर मिलन का त्योहार आज 4 नवंबर को। प्रायोरिटी लो। जोहरान ममदानी, भारतीय मूल के एनवाईसी मेयर चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार। प्रायोरिटी लो। राष्ट्रपति का दौरा, राष्ट्रपति मुर्मू ने अपना उत्तराखंड दौरा कैचीधाम में समाप्त किया। प्रायोरिटी लो। ठीक है। बिहार चुनाव, पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। प्रायोरिटी। कॉन्टेक्स्चुअल, झारखंड स्वास्थ्य संकट, थैलेसीमिया बच्चों को बिना लाइसेंस वाले बैंक से खून चढ़ाने पर HIV+ पाया गया। प्रायोरिटी गंभीर मामला। हाई। एथिक्स लिंक, श्रीकाकुलम भगदड़, मुख्य कारण एकल प्रवेशिका, निर्माणाधीन क्षेत्र का उपयोग, अपंजीकृत मंदिर। प्रायोरिटी हाई। एथिक्स डीएम लिंक, प्रशासनिक विफलता। बहुत बढ़िया। अब मेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनके स्ट्रक्चर पर आप सोच सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या-क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। जी, पहला सवाल GS2 पॉलिटी से हो सकता है। Q1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2.0, क्या यह एक आवश्यक प्रशासनिक अभ्यास है या मौलिक मताधिकार का उल्लंघन? आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इसमें SIR क्या है, क्यों जरूरी है, ECI के तर्क, क्यों विरोध हो रहा है, आलोचकों के तर्क, कानूनी आधार और एक संतुलित निष्कर्ष देना होगा। बिल्कुल। दूसरा सवाल GS2 सोशल जस्टिस गवर्नेंस से। Q2 ई-गवर्नेंस सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि यह सहानुभूतिपूर्ण सेवा वितरण के बारे में भी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण अभियान और इसमें फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, फैट और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB जैसे प्लेटफॉर्मों की भूमिका के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। यहाँ ई-गवर्नेंस की परिभाषा, DLC की यात्रा, मैनुअल से बायोमेट्रिक से फैट तक, फैट के फायदे, IPPB के फिजिकल मॉडल का महत्व, सहानुभूति और पहुंच, और निष्कर्ष में तकनीक और मानवीय स्पर्श के संतुलन पर जोर देना होगा। सही। तीसरा सवाल GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से। Q3 भारतीय छात्रों के लिए कनाडाई अध्ययन परमिट की अस्वीकृति दर में तेज वृद्धि का भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण करें। इसमें आंकड़े बताने होंगे, फिर राजनयिक प्रभाव, तनाव, आर्थिक प्रभाव, कनाडा की यूनिवर्सिटीज, भारतीय छात्रों का नुकसान, सामाजिक प्रभाव, पीपल टू पीपल टाइज, सॉफ्ट पावर और आगे की राह बतानी होगी। चौथा सवाल GS3 एनवायरनमेंट से। Q4 भारत में बाघ संरक्षण के संदर्भ में किला संरक्षण मॉडल और अधिकार आधारित सह अस्तित्व मॉडल के बीच अंतर स्पष्ट करें, हाल के नीतिगत परिवर्तनों का हवाला देते हुए। यहाँ दोनों मॉडल्स को समझाना होगा, उनके पीछे की सोच, उनके प्रोज एंड कॉन्स, और फिर हालिया ट्राइबल मिनिस्ट्री की नीति का जिक्र करते हुए बताना होगा कि कैसे शिफ्ट आ रहा है, और निष्कर्ष में संतुलन की बात करनी होगी। मूल्यों, फाउंडेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज
को बनाए रखने में विफल रहा। What major ethical issues are highlighted by the recent Srikakulam stampede incident? In your opinion, what fundamental administrative values did the administration fail to uphold in this situation? इसमें घटना का संक्षिप्त उल्लेख, फिर नैतिक मुद्दे जैसे लापरवाही, मिलीभगत, उदासीनता, जीवन के प्रति अनादर, और फिर विफल मूल्य जैसे कर्तव्यनिष्ठा, ड्यूटी, साहस, करेज ऑफ कन्विक्शन, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, करुणा, कंपैशन और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा करनी होगी। एक सुझाव भी दे सकते हैं अंत में। बिल्कुल, ये सभी सवाल आज की चर्चा से सीधे जुड़ते हैं। शानदार। और अब समय है आज की क्विज का। तैयार हैं सब लोग? मैं सवाल और ऑप्शंस बताऊंगी, आप मन में सही जवाब सोचिए। Q1 With reference to the Special Intensive Revision SLR 2.0 of electoral rolls, consider the following statements. 1. It is an annual exercise. 2. Enumeration commenced on 4th November 2025 in all states UTs. 3. SIR requires all existing voters to re-verify details. Which of the given statements is our correct? A. 3 only, B. 1 and 2 only, C. 2 and 3 only, D. 1, 2 and 3. ध्यान से पढ़िए। Q2 The Jeevan Pramana initiative, including the Digital Life Certificate DLC campaign, is managed by which department ministry? A. Ministry of Electronics and Information Technology MeitY, B. Ministry of Home Affairs MHA, C. Department of Pension and Pensioners Welfare DOPPW, D. India Post Payments Bank IPPB. यह आसान होना चाहिए। Q3 A high rejection rate of 74% as reported in November 2025 for Indian student permits was primarily associated with which country? A. USA, B. UK, C. Australia, D. Canada. ये तो आज की बड़ी खबर थी। Q4 The Nature Connectedness Index study published in November 2025 found an inverse correlation between high nature connectedness and which specific indicator among the options? A. High ease of doing business, EODP rank. B. High levels of spirituality, religious faith. C. High Human Development Index, HDI rank. D. High population density. ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसमें नई पॉलिसी का हरदे बूंद पकड़ना है। तो ये थे आज के 5 सवाल। इन सवालों के सही जवाब और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी? चलिए एक नजर डालते हैं आज के की टेकअवेज पर। सबसे पहले ECI का SRIR 2.0 शुरू हो गया है 12 राज्यों यूटीज में, लेकिन इस पर कानूनी और जमीनी चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर नागरिकों के अधिकारों और प्रशासनिक क्षमता को लेकर। हाँ, दूसरा, भारत कनाडा रिश्तों में तनाव का असर अब साफ तौर पर छात्र वीजा पर दिख रहा है, जहां भारतीय छात्रों की रिजेक्शन रेट 74% तक पहुंच गई है, जो चिंता का विषय है। तीसरा, भारत संरक्षण की दिशा में एक बड़ा नीतिगत बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय की नई नीति FRA को प्राथमिकता दे रही है और पारंपरिक किला मॉडल से हटकर सामाजिक अनुबंध वाले मॉडल की ओर बढ़ रही है। चौथा, पेंशनरों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए DLC अभियान 4.0 चल रहा है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी और IPPB का फिजिटल डोर स्टेप सर्विस मॉडल काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पांचवां, श्रीकाकुलम, भगदड़ और झारखंड में दूषित रक्त चढ़ाने की घटनाओं से एथिक्स और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े गंभीर सबक मिलते हैं, जो GS4 के लिए महत्वपूर्ण है। और छठा, नेचर कनेक्टेडनेस इंडेक्स ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमारा मौजूदा विकास मॉडल प्रकृति के साथ हमारे पारंपरिक जुड़ाव को कमजोर कर रहा है, और EODB रैंकिंग और प्रकृति प्रेम में विपरीत संबंध क्यों दिख रहा है। आज की कुछ खबरें वाकई भारी थीं, सिस्टमैटिक फेलियर्स को दिखाती हैं। कई बार ऐसी खबरें पढ़कर या सुनकर निराशा होती है। हाँ, हो सकती है। लेकिन याद रखिए, आप सब भविष्य के प्रशासक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपका काम इन विफलताओं से सीखना है और वो प्रशासक बनना है जो नियमों, दिशा निर्देशों, गाइडेंस और जमीनी हकीकत प्रैक्टिस के बीच की खाई को पाट सके, जो सिर्फ कानून न देखे बल्कि करुणा और विवेक से भी काम ले। बहुत सही कहा।
तो मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। सिस्टम जरूर बदलेगा और आप जैसे लोग ही बदलेंगे। बिल्कुल। अगर आपको आज का ये सत्र, ये चर्चा अच्छी लगी हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगी। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप 299 वाली मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जरूर। तो ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको काफी मदद मिली होगी। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और नई इंसाइट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।